हेलो मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों, अपने आज के नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूं। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं इस वक्त यूरोप शेंजन पुर्तगाल में मौजूद हूं और यहाँ के हवाले से आपको और मज़ीद यूरोप के मुख्तलिफ़ कंट्रियों के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। आज एक बहुत अहम टॉपिक मैं लेकर आया हूँ। वो सबसे पहला टॉपिक मेरा जो ये है कि आप बहुत बड़ी तादाद में मुझसे ये बात कर रहे थे कि मुर्तज़ा भाई, अगर हम अपने बच्चों को स्कूल में करवा देते हैं और तो वहाँ पे जो खाने का सिस्टम है वो क्या है, आया कि वो हराम है या हलाल है। तो मैंने अपनी बेटी को यहाँ इन्वाइट किया है ताकि वो आप लोगों को, क्योंकि वो यहाँ स्कूल जा रही हैं, वो आप लोगों को बता सकेंगी यहाँ से सिस्टम क्या है। दूसरा टॉपिक मेरे दोस्तों मेरा ये है कि आपको एक चारों तरफ से एक न्यूज़ सुनने को मिल रही होगी गोल्डन वीज़ा के मुतालिक कि गोल्डन वीज़ा जो है वो बंद हो चुका है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी कुछ शराइत हैं, इसकी कुछ शाखें हैं जो कि अभी भी ऑन है, अभी भी चल रही हैं। वो शराइत आपसे डिस्कस करूंगा गोल्डन वीज़ा के हवाले से। तीसरा टॉपिक मेरे दोस्तों मेरा बहुत अहम है। मेरे वो सारे प्यारे भाई जो कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या किसी भी एशियन कंट्री से यहाँ पर आ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर आने के बाद जब वो नौकरी ढूंढते रहते हैं, उनको नौकरी मिलने में परेशानी होती है, ठीक है, और उनका 8-10 महीने का टैक्स जो है वो नहीं जा पाता, वो नौकरी के नज़र हो जाता है, क्योंकि नौकरी उनको इतनी आसानी से यहाँ मिलती नहीं है। नौकरी ढूंढते रहते हैं, स्किल उनके पास कोई होती नहीं है, उसमें 8-10 महीने का उनका एक गैप आ जाता है टैक्स में। जिस ज़ाहिर है जब उनको नौकरी नहीं मिलती वो टैक्स भी नहीं देते, तो कुछ लोगों को 12-12 महीने का भी गैप आया है। तो उसका एक हल मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। दूसरा मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जब आप सैफ में जाते हैं और जिन लोगों के 12-14 टैक्स शॉर्ट थे पीछे क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिली, तो सैफ वालों ने उनसे क्या कहा। तो आए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि मेरे पास बहुत बड़ी तादाद में आप लोगों के मैसेज आ रहे थे और आप लोग मुझसे ये बात पूछ रहे थे कि मुर्तज़ा भाई, आपने अपने जो बच्चों को स्कूल में करवाया है तो वहाँ पे जो खाने का सिस्टम है वो क्या है। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि खाने का सिस्टम यहाँ पे इस तरह का है कि आप जब भी स्कूल में अपने बच्चों को करवाते हैं तो वो आपको एक फॉर्म दिया जाता है, वो फिल करके आपको वापस करना होता है। और उस फॉर्म वो बेसिकली रिलेट करता है खाने से कि आपके बच्चे का खाना अगर स्कूल में आप उसको खिलाना चाह रहे हैं जो कि लंच होता है, तो उसकी फ़ीस इन्होंने रखी हुई है 25 यूरो पर बच्चा, 25 यूरो पर बच्चा मंथली ये लोग आपसे चार्ज करते हैं। अब मेरे पास जो सवाल ये आ रहा था वो ये आ रहा था कि मुर्तज़ा भाई ये बताएं, ये खाना हलाल होता है या हराम होता है। तो मेरी बेटी चूँकि स्कूल जा रही है तो मैं इनसे ही पूछूंगा कि इन्होंने इस चीज़ को कैसे टैकल किया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं बेटा आप, खैरियत से? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक। अच्छा मनाइल, मुझे ये बताएं कि स्कूल आप जाती हैं तो जो खाने का सिस्टम है, आप स्कूल में वहीं ब्रेकफास्ट स्कूल में ही कर रही हैं, तो किस तरह से आपने मैनेज किया है? आपने टीचर को क्या बोला था? क्या आप वहाँ पे गोश्त खा रही हैं, क्या कर रही हैं, क्या सिलसिला है, प्लीज़ बताइए। जी मैंने वहाँ पे टीचर से बोला था कि मुझे वेजिटेरियन हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे उनके पास 4 आइटम होते हैं। एक उनके पास चिकन होती है, फ़िश होती है और वो अपना एक पोर्क रखते हैं और बीफ। तो मैंने उनसे बोला है कि आप मेरे लिए फ़िश ही रख लें और कभी कभार वेजिटेरियन भी होता है। तो मैंने टीचर को बता दिया है कि मैं फ़िश ही खाती हूँ या वेजिटेरियन, तो वो मुझे वही ला के दे देते हैं, तो इसमें मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि जो बच्चे स्कूल में जिन लोगों को भूख लगती है और वो खाना खाना चाहें, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया है कि आप फ़िश एंड चिप्स वहाँ पे और वेजिटेबल मिलती हैं, आप वो खा सकते हैं, ऐसा ही है जी। अच्छा मनाइल, ये बताइए ब्रेक टाइम होता कितनी देर का है और कब से कब तक शुरू होता है इनका, जो जिसमें लंच टाइम होता है इनका? इनका लंच टाइम तो 1 घंटे का उन्होंने आपको दिया हुआ होता है, लेकिन वो आपको जो ब्रेक मिलती है वो जो देते हैं वो 12:30 बजे लंच होती है आपकी, तो वो करते हैं। अच्छा ये भी बताइएगा कि ये 25 यूरो जो हम पे कर रहे हैं, इसमें कोई आपको एक प्लेट दे दी जाती है कि इस प्लेट जितना ही आप लोगों को खाना है, या आप जितना खाना चाहें उसमें खा सकती हैं? उसमें उन्होंने दिया हुआ होता है आपको जितना लेना है आप लें। अगर आप 5 प्लेट भी लेंगे वो आपको जितना चाहिए वो आपको दे सकते हैं। ठीक है, मतलब ये फिक्स हो गया है कि 25 यूरो देना है, जितना आप खा सकती हैं आप खा लें। दूसरा मुझे एक बात और बताइएगा मनाइल कि अभी रिसेंटली आपका स्कूल जो है वो ऑफ हुआ है, 2 महीने की छुट्टियां आपकी स्टार्ट हो गई हैं, 4 क्लास आपने यहाँ से कंप्लीट कर ली है, अब आप जा रही हैं 5 में, ठीक है। तो वो जो लास्ट डे था कुछ टीचर के बारे में बताएं। जी लास्ट डे जो था उसमें टीचर तो बहुत ज़्यादा वो रो रही थी। उसमें उन्होंने हमें ड्रम भी उन्होंने बजवाया हमसे और उन्होंने बहुत सारे एक्टिविटी करवाई और टीचर तो उधर बहुत ज़्यादा रो रही थी। और फिर टीचर को सारे बच्चों ने गिफ्ट दिए, उन्हें फूल दिए और वो भी टीचर ने ही उन्हें दिए थे। मेरे दोस्तों आप लोगों को यहाँ का स्कूल का निज़ाम बताऊँ, स्पेशली लिस्बन से बाहर, यहाँ पर जो मैंने अपना फ़ोन नंबर इन टीचर्स को लिखवाया हुआ है, हर थोड़ी देर में, मैंने आप लोगों से पहले भी जिक्र किया था कि वो मुझे अपडेट देते रहते थे बच्चों की कि ये खेल रहे हैं, ये इनकी तस्वीरें, एक पूरा ग्रुप बना देते हैं, उसमें आपको ऐड कर देते हैं। लेकिन ऐसा स्कूलिंग सिस्टम जो कि बिल्कुल इतना अटैच हो जाएगा पेरेंट्स के साथ, मुझे ऐसा नहीं लगता था। इवन मैं आपको ये बात बताऊँ कि जब अभी लास्ट वीक इनका स्कूल में लास्ट डे था, तो इनकी टीचर जो हैं, क्योंकि अब इनका सेशन जो है वो अलग हो रहा है, इनका स्कूल जो था वो 4th क्लास तक ये सामने है,
ठीक है, इज़ अबाउट नियरली 5 मिनट वॉक फ्रॉम हेयर। और जो इनका 4 क्लास के पास इनका जो दूसरा स्कूल है वो थोड़ा सा अपोजिट है, वो थोड़ा सा 3-4 मिनट और ज़्यादा है। तो अब चूंकि इनका स्कूल एंड हो रहा था तो यहाँ से शिफ्ट होकर ये दूसरे स्कूल में जानी थी, तो मैंने बाकायदा, मुझे बुलाया गया और मैंने ये बात देखी कि पूरी परेड हुई है और परेड में जो टीचर्स थी वो बच्चों से गले मिल मिल के रो रही थी। और आपको मज़े की बात बताऊं, क्योंकि अभी इनका 4 से 5 में इनका जो एडमिशन होना है, तो अभी तक स्कूल ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी भी प्राइवेट मैसेज मुझे मिस कर रही हैं इनकी, और वो बोल रही हैं क्या तुम गए इनके फॉर्म लेके दूसरे सेक्शन में, क्या तुम गए? मतलब इतनी केयर कर रही हैं, मुझे रिस्पेक्ट नहीं था इस चीज़ का। मनाइल कुछ कहेंगी इस बारे में? जी बिल्कुल, यहाँ की टीचर तो इतनी अच्छी हैं कि वो बच्चों का बहुत केयर करती हैं। स्पेशली वो मेरा भी बहुत केयर करती थी, क्योंकि वो कहती हैं कि आप अपनी कंट्री छोड़कर आई हैं यहाँ पे, तो आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट किड हैं, और बहुत प्यार करती हैं टीचर यहाँ पे मुझसे, तो बहुत ही ज़्यादा करती हैं। तो मेरे दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि इन टीचर्स को भी इस चीज़ का एहसास है कि हम एक मुल्क अपना छोड़कर यहाँ पर आए हैं, तो वो एक्स्ट्रा हमारी केयर करते हैं यहाँ पे, विच इज़ वेरी नाइस, स्पेशली लिस्बन के बाहर। क्योंकि लिस्बन में मैंने हालत थोड़ी डिफरेंट देखी है, क्योंकि आपको पता है कि लिस्बन में ना हर आदमी चिड़चिड़ा हुआ है। दूसरा, अब चलते हैं मैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। मेरे दोस्तों, दूसरा टॉपिक मनाइल, अगर आप कुछ काम करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। जी ठीक है, अब काम मेरा ख़त्म हो गया, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, थैंक यू। दूसरा टॉपिक मेरे दोस्तों मेरा ये था कि जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से हम लोग नए नए यहाँ पर आते हैं, ठीक है। और शुरू में जो है वो हमें थोड़ी परेशानी का सामना होता है इस सिलसिले में कि हम लोग को यहाँ फ़ौरन जॉब नहीं मिलती। जॉब नहीं मिलती तो हमें ज़ाहिर है वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता तो हमारी फ़ाइल लॉक नहीं हो सकती आर्टिकल 88 में। तो अब होता उसमें क्या है कि मैंने यहाँ पे ये देखा कि 8-8, 9-9 महीने भी लोग नौकरियाँ ढूंढते रहे, ठीक है ना। अब जब रिसेंटली उनके बायोमेट्रिक का वक्त आया तो कुछ लोगों ने पूरे पूरे साल के टैक्स नहीं दिए हुए थे पिछले साल के, और उनको कोई 11 से 12 महीने हो गए थे आए हुए थे। उसकी वजह एक ये भी होती है, एक ये वजह नहीं है कि उनको काम ही नहीं मिला, ज़ाहिर है उन्होंने काम किया है, लेकिन जो हमारे एशियन लोग हैं वो कॉन्ट्रैक्ट देते नहीं हैं। कॉन्ट्रैक्ट देते नहीं हैं तो हमारे टैक्स शुरू होते नहीं हैं, टैक्स शुरू नहीं होते तो ज़ाहिर है वो हमारा इमिग्रेशन में इस चीज़ का प्रॉब्लम बनता है। अभी रिसेंटली एक प्रॉब्लम मेरे सामने आया, प्यारे भाई को तकरीबन उसके पूरे साल के टैक्स नहीं थे, तो जब वो बायोमेट्रिक के लिए गया अभी रिसेंटली, तो सैफ वालों ने सवाल किया कि हमें ये बताएं कि आपने कोई 60 टैक्स भरे हुए हैं वो भी इस साल के, लेकिन जो पिछले साल का पूरा अरसा था आपका वो खाली गया है। अच्छा, फिर उसको सैफ ने ये बोल दिया कि आप हमें प्रूफ दिखाएं कि आप पूरे साल तक यहाँ मौजूद थे, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ी सी पेचीदगी हो जाती है। प्रूफ तो आप दिखा देते हैं कि यार देखो हम लोग यहाँ मौजूद थे, ये हमारा प्रूफ है, ये ऐसे है, ये ऐसे, लेकिन उसमें परेशानी थोड़ी सी ये होती है कि आपका टाइम थोड़ा सा और लंबा हो जाता है, आपको एनालिस्ट में डाल देते हैं, ठीक है ना। तो इससे बचने का सबसे अच्छा हल मैं आप लोगों को ये बताऊंगा मेरे दोस्तों कि जब आप लोग यहाँ पर आते हैं और आप आने के बाद ही जैसे आपकी फ़ाइल लॉक हो जाती है और आपको काम नहीं मिलता है यहाँ पे, तो लेटर मैं आपको दिखाता हूँ मेरे दोस्तों। ये लेटर ये है कि IEFP पे आपको जाना है, इनका जॉब सेंटर कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है कि हम लोग जॉबलेस हैं। ये मरला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी एशियन के पास भी काम शुरू कर देते हैं और वो ये बोलता है कि यार मैं आपका टैक्स नहीं दूंगा, आपको कैश पे रखूंगा, ठीक है, और आप अपने सर्वाइव के लिए कुछ टाइम उसके पास काम भी करते हैं, ठीक है ना, तो ये लेटर ज़रूर निकलवा लें। IEFP का ये लेटर है, ये शो करता है कि आपके पास जॉब नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल 8 महीने तक भी आपको यहाँ काम नहीं मिलता और आपको बाद में काम मिलता है, या 12 महीने बाद आपको काम मिलता है, आप कहीं इधर उधर बगैर टैक्स से भी काम करते हैं, तो उसके बाद अगर आप बायोमेट्रिक के लिए जाते हैं और सैफ आपसे ये सवाल करता है कि 12 महीने का प्रूफ दो कि तुमने यहाँ काम किया है, तो आप उनको ये पेपर दिखा सकते हैं और उनको ये बता सकते हैं कि देखें सर, हमने यहाँ पे जॉब सेंटर में अप्लाई किया था, तकरीबन 7, 8, 10 महीने, 12 महीने हमारे पास जॉब नहीं थी और हम खुद ही यहाँ पे सर्वाइव कर रहे थे अपने घर से पैसे मंगा के। तो फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये IEFP जाके ज़रूर अपने आप को रजिस्टर्ड करा लें। अच्छा, इसका फ़ायदा एक ये भी होगा, आपको इसमें कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन सैफ में जब आप जाते हैं आपके 12-14 टैक्स, अगर 12-13 टैक्स अगर पेड नहीं होंगे, तो फिर ये लेटर दिखाने के बाद सैफ के पास कोई जवाब नहीं होता, कोई जवाब नहीं होता कि वो आपसे ये बात बोले कि हमें प्रूफ दो कि तुम इधर थे या नहीं थे या कहाँ थे, या एक्स्ट्रा वो कोई चीज़ आपसे नहीं मांगते। दूसरी चीज़ मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि आपको इस IEFP पे रजिस्टर्ड करवाने पे बेनिफिट तो कोई नहीं मिलेगा,
किसी किस्म का, क्योंकि यहाँ पे बेनिफिट स्टार्ट ही तब होते हैं जब आपके कम से कम 12 टैक्स गए हुए हों। 12 टैक्स के बाद फिर आप इसी इदारे में जाते हो IFP, और वहाँ पे अपने आप को जॉबलेस का यही लेटर लेके अपने बेनिफिट्स अप्लाई करते हो। दूसरा मेरे दोस्तों, IFP में जिस दिन आप ये जाएं, सेम डे अपने आप को रजिस्टर्ड करवा के ये लेटर आप उनसे बोल सकते हैं हमें डिक्लेरेशन दे दो, वो हाथ के हाथ आपको डिक्लेरेशन दे देंगे, ये आपको बोलना पड़ेगा उनसे। और साथ जब IFP जाएँ तो उनसे ये बात भी बोल दें कि हमें लैंग्वेज कोर्स करना है, एज सून एज पॉसिबल हमें लैंग्वेज कोर्स में भी एडमिशन दे दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे आने के बाद मुझसे ये बात पूछते हैं कि मुर्तज़ा भाई लैंग्वेज में हमारा एडमिशन कैसे होगा, हम कहाँ जाएं, किधर जाएं। तो IFP एक बेहतरीन इदारा है, इनका जॉब सेंटर, वहीं पे जाके आप इनकी जॉब में रजिस्टर्ड भी हो सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि इस इदारे से नौकरियाँ भी मिली हैं। तो IFP ज़रूर जाएँ, नौकरी नहीं है तो पहले दिन जाके डिक्लेरेशन लें, और साथ ही वो फॉर्म भी आपको भरना पड़ेगा जो कि लैंग्वेज कोर्स का होता है। ठीक है, तो ये फ्री में आपको लैंग्वेज कोर्स भी हो जाएगा, आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा पैसे देके किसी प्राइवेट में जाके आपको एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करूंगा मेरे दोस्तों अपने तीसरे टॉपिक पे। तीसरा टॉपिक मेरा ये है कि जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि इस वक्त जो है वो तमाम जगह से, इनकी असम्बली से, इधर उधर से, हर जगह से खबर यही आ रही है कि इनका गोल्डन वीज़ा बंद कर दिया गया है। तो मेरे दोस्तों, इनका गोल्डन वीज़ा बंद नहीं किया गया है, इनकी शराइत थोड़ी मुख्तलिफ कर दी गई हैं। वो इस हवाले से कि पहले ये होता था, आपको पता है कि अगर आपने किसी 3.5 लाख यूरो की प्रॉपर्टी कोई आप यहाँ पे इनके बताए हुए जगह पर जब आप इन्वेस्टमेंट करते थे तो आपको गोल्डन वीज़ा इशू हो जाता था। अभी मेरी रिमेक्स के साथ लास्ट मीटिंग थी कोई 1 वीक पहले, तो 16 तारीख को 17 तारीख को इनका एक बहुत बड़ा एक और फैसला आने वाला है। जैसा कि आपको पता है, इनका बिल भी पास हो चुका है कि जो लोग अब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे उनके लिए वो लोग गोल्डन वीज़े के एलिजिबल नहीं होंगे। बट वीज़ा ख़त्म नहीं किया गया है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इसकी कैटेगरी चेंज कर दी गई है। चाइनीज़ लोग यहाँ पर आए हुए हैं और उन्होंने बहुत बड़े बड़े मिनी मरकादो जो हैं, बड़े बड़े मार्केट्स, मिनी मरकादो कहते हैं बेसिकली, कोई जैसे शॉप हो गई जिसमें दुनिया का हर तरीके का सामान मिलता है, तो वहाँ पे यहाँ पे ये लोग गोल्डन वीज़ा लेकर आए हैं और इस तरह की शॉप इन्होंने खोली है। और ये भी गोल्डन वीज़ा लेकर आए हुए हैं, लेकिन इनकी कैटेगरी ये थी कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और मिनिमम 10 बंदों को यहाँ नौकरी मिलेगी, उसके बुनियाद पर इन लोगों ने वीज़ा लिया है। दोस्तों, क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए भी अगर आप गोल्डन वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। अभी मैं कुछ चीज़ें इनके फैक्ट्स पढ़ रहा था, जैसे कि जॉब क्रिएशन जो है इसमें आप एलिजिबल हैं कि आप जो है वो अगर मिनिमम 10 लोगों को नौकरी ऑफर करेंगे यहाँ कोई ऐसा बड़ा स्टोर खोल के, तो आपको गोल्डन वीज़ा मिल सकता है। अच्छा, दूसरा, कैपिटल ट्रांसफ़र में भी आप गोल्डन वीज़ा हासिल कर सकते हैं। आपको एक मियाद दी गई हुई है कि जैसे 3.5 लाख यूरो जो आप अपने कंट्री से इस मुल्क में ट्रांसफ़र करेंगे, उसमें भी आप एलिजिबल हैं कि आप गोल्डन वीज़ा ले सकते हैं। कि अगर आप डोनेट करते हैं 3.5 लाख यूरो किसी ऐसी इंस्टीट्यूट में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, जिसमें कुछ इस तरह की एक्टिविटी हो रही हो जैसे साइंटिफिक है, ठीक है ना, जो कि साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ रखती है, उसमें भी ये लोग गोल्डन वीज़ा इशू कर। जैसा कि आपको पता है कि गोल्डन वीज़े की इन लोगों ने मुख्तलिफ शाखें बनाई हुई थी और उसमें से एक शाख इनकी रियल इस्टेट भी थी, तो इन्होंने रियल इस्टेट को उसमें से माइनस किया है गोल्डन वीज़े में। बट अभी भी इन सारे जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसमें आप इन्वेस्ट करके आप आराम से गोल्डन वीज़ा हासिल कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।